further big rate hikes have caused tightening of financial conditions, extreme volatility and risk aversion. All segments of the financial market, including equity, bond and currency markets, are in turmoil across countries. There is nervousness in financial markets with potential consequences for the real economy and financial stability. The global economy is indeed in the eye of a new storm. Despite this unsettling global environment, the Indian economy continues to be resilient. There is macroeconomic stability. The financial system remains intact with improved parameters. स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और अभी आपने सुना गवर्नर साहब को, जिन्होंने भारतीय इकोनॉमी की एक तस्वीर हमारे सामने रखी और क्रेडिट पॉलिसी पेश। उस पॉलिसी में 0.5% रिपो रेट बढ़ाया गया, यानी आमतौर पे इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी इस पूरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में, वो समझनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जब एक टर्मोइल है, तमाम देशों में जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कई बार फूहड़ तरीके अपनाए गए हैं, वहां पे भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है। और इसको आप तथ्यों से समझ सकते हैं। अगर आप नज़र डालें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है हमारी, वो 16% के आसपास चल गई है। रूरल डिमांड पिकअप कर रही है। मॉनसून बेहतर था। खरीफ की फसल ठीक ठाक है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और पीएमआई के नंबर्स आप देखिए तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरी है। कैपेक्स कंपनियों का हो रहा है। जीएसटी 1.5 लाख के आसपास स्टेबलाइज हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में बड़े विकसित देश अपने आप को संभालने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और वहाँ पे इन्फ्लेशन का बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। उस समय भारत में ये किया जा रहा है। और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी दूर नहीं है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। हमारी जो एक रेंज है, अपर लिमिट है, उसके थोड़ा सा ऊपर है, या कह सकते हैं आसपास है, जो कि मैनेजेबल है। ऐसी परिस्थिति में इस पॉलिसी को रखना और इसको अंदर तक समझना ज़रूरी है कि क्या भारत दुनिया की दूसरी इकॉनमीज़ के सामने डिकपल्ड है। जैसा कि गवर्नर साहब खुद कह रहे थे कि चाहे आप बॉन्ड मार्केट देखिए, चाहे इक्विटी मार्केट देखिए, या दूसरे मार्केट को देखें हम, तो वो काफ़ी वेल पोजीशन है भारत के संदर्भ में अगर आप देखें। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जिससे हमें निपटना होगा? क्योंकि उसी स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिसको भी हम डिकोड करेंगे। जहाँ पे इतनी सारी अच्छी बातें उन्होंने कही, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए जियोपॉलिटिकल और क्रूड यानी एनर्जी पूरा बास्केट एक थ्रेट, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हमें नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें टर्न होंगी। तो आगे का रास्ता कितना हमारे लिए मुश्किल, चैलेंजिंग हो सकता है, और इस वक्त की तस्वीर कैसी दिख रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। रसना के चेयरमैन हमारे साथ हैं पिरूज खम्बाटा सर। यूको बैंक के एक्स एमडी और सीईओ आर के टक्कर साहब हमारे साथ हैं। एसपी शर्मा जी हैं, जो पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही मनीष डांगी हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर्स के हेड हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। टक्कर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं, चूँकि आप बैंकर हैं। ये जो आज की पॉलिसी गवर्नर साहब ने रखी, बड़ी बैलेंस रही, और कमियां ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि कहाँ आलोचना की जाए इसकी। आपको कैसी लगी ये पॉलिसी? देखिए, जो पॉलिसी आई है, ये बहुत ही एक बैलेंस, मैं कहूँगा बैलेंस अप्रोच के साथ आई है। जो ये 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया गया है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जो इन्फ्लेशन चल रही है और जैसे आरबीआई उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। जैसे आपने ही बताया कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस है, सब इसी एक इन्फ्लेशन से मतलब बुरी तरह अफेक्टेड है। और वहाँ की जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बड़ा काफ़ी हाई है उनकी इकोनॉमी के हिसाब से। जबकि हमारी इकोनॉमी में जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट रहा है और जो अब चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो भी आरबीआई का वो एक 4 से 6% का जो वो लेके चलते हैं, उससे हम थोड़ा सा ऊंचा चल रहे हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि वो शायद वो 6 महीने के बाद वो भी शायद उसके विद इन द गिवन जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर आ जाएगी। तो काफ़ी ये वेल बैलेंस क्रेडिट पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आई है। और मार्केट ने भी इसको अच्छा एक्सेप्ट किया है। और आज आप मार्केट भी देखें तो काफ़ी अच्छा उसने एक्सेप्टेंस दिया है।
और मैं ये सोचता हूँ कि ये एक हमारी अगर इकोनॉमी देखी, मतलब वेरी फ्यू इकोनॉमीज इस टाइम जो वर्ल्ड की हैं जो एक्चुअल में ग्रो कर रही हैं डिस्पाइट सो मच इश्यूज, चाहे वो यूक्रेन वॉर का है, चाहे वो फूड क्राइसिस का है, एनर्जी क्राइसिस है। इन सब के बावजूद हमारी जो इंटरनल, बिकॉज हमारी इंटरनल रोबस्ट जो है डिमांड है, कुछ सप्लाई साइड लिटिल बिट सम इश्यूज आर देयर, वो आई थिंक गवर्नर साहब ने भी उसको थोड़ा पॉइंट आउट किया था, तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी वेल बैलेंस्ड आज जो पॉलिसी दी गई है, और इससे जो हमारा इन्फ्लेशन है या जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक जो एक पुश मिलना चाहिए वो मिलेगा, और होपफुली आई थिंक 6 महीने के बाद हम इसके एक अच्छे रिजल्ट देखें। करेक्ट। मनीष शर्मा जी, आपके हिसाब से क्या इंडियन इकॉनमी दुनिया के साथ से थोड़ा सा डीकपल्ड है क्या? इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बाकी जगहों पे जो हो रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा अलग हैं, हमारी इकॉनमी एक अलग तरीके से चल रही है, और उस वो नंबर्स के थ्रू अगर आप देखें तो वो वेल मैनेज्ड है। नीरज, हमारी इकोनॉमी अपना कई बार पहले बात हुआ है कि हम थोड़ा लेट रिकवर हो रहे हैं। तो अभी भी हम प्री कोविड ट्रेजेक्टरी से हमारा जो आउटपुट लेवल है इस वक्त भी काफी 7-8% नीचे है। बाकी कई सारी इकोनॉमी रिकवर हो चुकी थी। तो क्यों इंडिया एक थोड़ा सा हाई बेटा और लेट रेट रहता है, जो भी 25-30 सालों से देश को देखा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा ग्रोथ जो है वो इजी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से आता है, और एनर्जी एक बड़ा कंस्ट्रेंट बनती है। तो उसकी वजह से ये जो एक शगुफा है कि हम डीकपल हुए हैं, ये कई बार 20-25 सालों में ये टेप कर चुका है और हमेशा गलत होता है। डीकपल तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि और इसके ऊपर हम बाद में शायद डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बड़ा ऑर्थोडॉक्सी और कंजर्वेटिवली देश की इकोनॉमी को मैनेज किया है। उसकी वजह से जो एक अननेसेसरी इमर्जिंग मार्केट को कॉस्ट देना पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते, वो बुरी कंडीशन होने के बाद में भी हम ठीक ठाक से बिहेव कर रहे हैं। तो गुनगुने हैं हम, मतलब बहुत गर्म भी नहीं होने का कि 18-19 हजार की निफ्टी पे हम बहुत खुश हो जाते हैं और 14-15 हजार होने पे बहुत दुखी हो जाते हैं। गुनगुना है और वो वही रहेगा अभी काफी टाइम तक। गुनगुना है और वहीं रहेगा काफ़ी टाइम तक। मनीष शर्मा जी, पीएचडी सीसीआई वाले, सर क्या जिस तरह की गलतियां यूके में कर रहे हैं लोग, अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया, वो एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। उसके कंपैरिजन में आप भारत में देखिए तो बहुत ही सधा हुआ अप्रोच है। शर्मा सर, आपसे मेरा सवाल है। जी मैं डॉक्टर एसपी शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी। तो तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की कि यूके ने जो 2-3 दिन पहले अनाउंस किया, वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक एक उनका स्टेटमेंट है। और जो डीप कपलिंग की बात हुई है, और तीसरा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई है, जो पॉलिसी रेट बढ़े हैं, तो मैं सहमत हूँ। क्योंकि एक तो फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट डिकपल्ड। अगर हम डिकपल होते तो हम रेट इंक्रीज नहीं करते, और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। वी आर सिंक्रोनाइजिंग आवर पॉलिसी रेट्स विद दी वर्ल्ड इकोनॉमीज़, क्योंकि यूएस फेड मूव बहुत ही तेज़ी से अग्रेसिव मूव ले रहा है, तो हमें भी अपना पॉलिसी रेट इंक्रीज़ करना पड़ा है, सो दैट कि एक जो पैरिटी है, जो एक इंटरेस्ट रेट में, नहीं तो जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो काफ़ी एक डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं, जिससे कि कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो हमें एक बैलेंस बनाने के लिए जो बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप है जो आरबीआई ने लिया है, जो कि भले ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं, खाली एक जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए भी आरबीआई को ये करना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा ऑलरेडी पीक कर चुका है। इन्फ्लेशन हमारा अप्रैल मई में पीक कर चुका है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 7.9 से गिर के 7% के आसपास है, और आने वाले टाइम में और सबसाइड होगा और सॉफ्टन होगा, क्योंकि जो ग्लोबल कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल डिमांड कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जो ग्लोबल इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो काफ़ी डिसलिरेट कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपने यूके की बात की, वो एक आश्चर्यजनक है। उससे एक डिस्पैरिटी, असल में वो डिकपल हुआ है। जो एक तरफ तो टाइटनिंग की बात है, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि मनी एक्सपेंशन कैसे हो सकता है कि अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें अभी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी उथल पुथल है कि एक हर एक कंट्री जो है वो अपना एक इकोनॉमिक मॉडल के किस तरीके से मैं आगे अपनी इकोनॉमी को कैसे रिजिविनेट कर सकता हूं और कैसे मैं उसको और स्ट्रेंथन कर सकता हूं। जहां तक बात है रिकवरी की,
तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ श्रोताओं ने बात की, अच्छा जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की है कि एक भारत में स्लो रिकवरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। भारत में बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें कि हमारा जीडीपी डिसलीरेट हुआ था 24%, हम अगले ही क्वार्टर में पॉजिटिव में आ गए थे। तो रिकवरी हमारी जो जुलाई 2020 से ही चालू हो गई थी। उसके बाद फिर हम रिकवर किए, धीरे धीरे हम पॉजिटिव ग्रोथ में आए, फिर 1-2% में आए। उसके बाद हमने सीधा ही अगले साल में लगभग कोई उसी क्वार्टर में 20% के ऊपर का ग्रोथ हासिल किया, और ओवरऑल जो ग्रोथ था वो 8% के आसपास था, 9% के आसपास था, 8.8%। तो हमने बहुत तेज़ी से रिकवरी की है। ये एक सराहनीय बात है कि सरकार ने जितने भी स्टेप्स लिए, जितने सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं अनाउंस की, उसकी वजह से हमें भरपूर लाभ हुआ और हम बहुत जल्दी रिकवर हुए और रिजिविनेट हुए। एक बहुत ही एक्सट्रीम लो से एक एक्सट्रीम हाई पर भी गए, हमने नया रिकॉर्ड भी बनाया हमने जीडीपी में। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारत का अभी का जो अभियान है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। आरबीआई ने जो अभी तक पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किए हैं, मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आरबीआई ने अभी 50 बेसिस पॉइंट से किया, इससे पहले 50 बेसिस पॉइंट से किया, उससे पहले 40 बेसिस पॉइंट से किया, जबकि दूसरी इकोनॉमीज़ ने बहुत तेज़ी से एग्रेसिव मूव लिए हैं, लेकिन उनका इन्फ्लेशन अभी भी पीक से नीचे नहीं आया है, खासकर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में। तो हमारा जो आरबीआई का मूव है बहुत ही सक्सेसफुल है। और आने वाले टाइम में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जो कैलिब्रेटेड पॉलिसी स्टेप्स हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे इकोनॉमी को रिजिविनेट और मजबूत करने के लिए, और हम जल्दी ही अपना जो ग्रोथ रेट है वो एक हायर ट्रैजेक्टरी में देखेंगे। जैसे कि आज मार्केट्स ने बिहेव किया है, मार्केट्स हमेशा आगे फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। मार्केट्स देखती हैं कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। हमारे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही भरपूर हैं। वी आर द लीडिंग इकोनॉमी, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द टॉप 10 लार्ज इकोनॉमीज। ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स वी आर ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि आरबीआई का जो आज का ये स्टेप है, दैट इज़ नॉट ओनली टू कंट्रोल और टेम द इन्फ्लेशन, दैट इज़ टू क्रिएट सिंक्रेनाइजेशन बिटवीन द ग्लोबल एनहेंस्ड पॉलिसी रेट्स इन दी पॉलिसी इन्वायरमेंट। तो ये कैलिब्रेटेड मूव है जो भारत के लिए बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल मायना सिद्ध होगा, और आने वाले टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को और भी सुदृढ़ कर पाएंगे।